डॉक्टर हरेन वर्मा। एक आज आपका आपको पढ़ना है अवकल समीकरण, जिसके तहत खंड वन में 2 या 3 चरों वाले फलन का अध्ययन करना है। इसमें से इस खंड के 3 यूनिट आप लोग पढ़ चुके हैं, यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आज हम लोग यूनिट 4 पढ़ेंगे। यूनिट 4 हमारी है उच्चतर कोटि के आंशिक अवकलज, मतलब हायर डिग्री के जो हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ना है, जिसके लिए ये हमारी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, प्रस्तावना। तो इसमें क्या बोला गया है कि हमारा कोई फंक्शन है, फंक्शन फलन जब 2 या 2 से अधिक चरों पर डिपेंड करता है तो उसका हम अवकल समीकरण कैसे देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम में देखें तो हम मॉल जाते हैं या फिर रेलवे स्टेशन जाते हैं तो एक्सीलेटर लगे होते हैं। अगर एक्सीलेटर 2 तरह से होते हैं, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। अगर हम अपवर्ड पे जाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस पर स्ट्रिक खड़े हो जाना है और हम ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेटर की स्पीड डिपेंड करती है कि कितनी जल्दी हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे पहुंचेंगे। बट अगर सिर्फ एक सिंगल एक्सीलेटर लगा हुआ है और वो डाउन साइड आ रहा है, अप साइड से डाउन साइड, और हमको डाउन साइड से अप साइड जाना है, मतलब हमको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, और एक्सीलेटर हमारा फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की ओर आ रहा है, तो उस केस में हमें 2 तरह से ऊपर जाने के लिए हमें 2 कार्य करने पड़ेंगे। एक तो एक्सीलेटर तो अपना स्पीड से नीचे आ रहा है, अगर हम एक्सीलेटर से ज़्यादा स्पीड से नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तभी हम ऊपर पहुंच पाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो फंक्शन हमारा हमें छत पे पहुंचना है, 2 पे डिपेंड करता है, एक तो एक्सीलेटर की स्पीड पर और एक हमारी स्पीड पर। अगर हमारी स्पीड ज़्यादा होगी तो हम ऊपर पहुंच पाएंगे, नहीं ज़्यादा होगी तो हम फर्स्ट फ्लोर पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह की प्रॉब्लम्स के अध्ययन करने के लिए हम लोग अवकलज समीकरण का जो आंशिक अवकलज समीकरण पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोगों के सामने फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2xy² 5y² प्लस 6। अब ये जो फंक्शन आपका दिया हुआ है ये 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, 2 चर पे डिपेंड करता है, एक तो x और एक y। ऐसा नहीं है कि सिर्फ x पे डिपेंड करेगा, y के चेंज होने पर भी फंक्शन चेंज होगा और x के चेंज होने पर भी फंक्शन चेंज होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हम आंशिक अवकलज समीकरण पढ़ते हैं। अब जैसे इस फंक्शन को हमने x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलज किया तो 3x क्यूब है, तो x क्यूब का अवकलज समीकरण x के रेस्पेक्ट में हमारा 3x² हो जाएगा, जो कि 9x² है। अगर हमने अगला है 2xy², अब ये इसको भी x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 होता है, तो ये हो गया 2y²। ऐसे ही जब हम 5y का करेंगे, अब चूंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी सारी चीज़ें हमारा कांस्टेंट के रूप में ट्रीट होंगी। तो 5y हमारा कांस्टेंट होगा, 0 हो जाएगा। 6 तो हमारा कांस्टेंट है, ये 0 हो गया। अब इसी तरह से अगर हमने कहा कि हम जो फंक्शन है इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो पार्शियली डिफरेंशिएट मतलब आंशिक अवकलज करने का मतलब ये होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं सिर्फ उसी को अवकलज करेंगे, उसके अलावा कोई भी वेरिएबल होगा उसे हम कांस्टेंट मान लेंगे। तो यहाँ पे 3x क्यूब को जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक 3x क्यूब में y का कोई फंक्शन टर्म है नहीं, उस केस में ये हमारा 0 हो जाएगा। दूसरा 2xy² है, यहाँ पे y का है तो y को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा 4y और टोटल हो जाएगा 4xy। अगला है 5y², जब हम 5y² को अवकलित करेंगे तो आएगा 10y प्लस 6 को जब अवकलित करेंगे तो 0 आएगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट आंशिक अवकलज एफ एक्स, मतलब डेल एफ बाई डेल एक्स एंड एफ वाई। जो ये एफ सफिक्स में एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि हम एफ को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आंसलिक आंशिक। ठीक है, ऐसे ही वाई का मतलब है। बट हम अभी सिर्फ पार्शियल जब हम आंशिक अवकलज पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ प्रथम आंशिक अवकलज नहीं देखते हैं, हमको द्वितीय और तृतीय देखने की भी जरूरत पड़ती है। जैसा कि आपको बताया गया है कि द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज महत्वपूर्ण है, वे भौतिक अनुप्रयोगों में जैसे उष्मा प्रवाह की समीकरण लिखने में, ध्वनि और जल तरंगों की समीकरण लिखने में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए उच्चतर कोटि के आंशिक अवकलज। अब यहाँ पर भी हमने एक फंक्शन लिख रखा है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, वही पुराना वाला फंक्शन है। इसका जब एक्स के रेस्पेक्ट में हमने आंशिक अवकलज निकाला तो हमारा आया 9x² प्लस 2y²। वाई के रेस्पेक्ट में भी हम पीछे निकाल चुके हैं तो हमारा आया था 4xy प्लस 10y।
ओके। अब ये हमारा क्या है कि हम लोग जब इससे पहले वाले यूनिट में हमने पढ़ा था कि अवकलज क्या होता है। आंशिक अवकलज नहीं, सिर्फ अवकलज जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे एक वेरिएबल होता था, जो फंक्शन होता था वो x पे डिपेंड करता था। उस केस में लिमिट s टेंडिंग टू 0 f a प्लस एच कामा f और वो पॉइंट अपान एच, ये होता था। बट यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो एक से ज़्यादा अवकलज पर डिपेंड कर रहा है। हम प्रथम अवकलज एफ एक्स एफ वाई निकाल चुके हैं। अब हमको द्वितीय अवकलज निकालने के लिए उसी अवकलज जो अवकलज निकाल चुके हैं उसका दोबारा से अवकलन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे है, अगर हम ये आपको दिया है एफ एक्स एक्स का मतलब है इस फंक्शन का पार्शली दो बार हमने अवकलज किया है, वो भी एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एक्स, अब एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो एक्स ए प्लस एच कामा बी, हमने जिस पॉइंट पे कर रहे हैं ए कामा बी, ये हमारा हो गया। अब अगर हमने कहा कि हमें वाई के रेस्पेक्ट में करना है, वाई के रेस्पेक्ट में करने का मतलब है हमने ए में चेंजेस लिया था, एक्स में चेंजेस एक्स प्लस एच था और वाई में वाई प्लस के था। तो यहाँ पर x वाले टर्म्स को हम एज इट इज रखेंगे, y में चेंजेस देखेंगे, b प्लस के ए कामा बी अपान के, ये हमारा एक्स वाई के रिस्पेक्ट में हो गया। अब अगर हमारा y वाला था, ये y था, देखिए यहाँ पे भी y एफ वाई आ रहा है। अब हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो एफ वाई ए प्लस एच एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, एफ वाई एक्स तो x के रिस्पेक्ट में करना है, तो a प्लस एच कामा बी एफ वाई ए कामा बी अपान एच, लिमिट हमें उसका अवकलज मिल गया। अब इसमें सबसे अच्छा जो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको प्रथम अवकलज हमने आसानी से निकाल लिया था, एफ एक्स और एफ वाई। इसे हम एफ एक्स बोल रहे हैं, एफ रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये एफ रेस्पेक्ट टू वाई। प्रथम अवकलज निकाल लिया था। द्वितीय अवकलज को जो हम अपने पुराने जो हमने इससे पहले पढ़ रखा था डिफरेंशिएशन निकालने का मेथड, अवकलज निकालने का मेथड, उससे कर रहे हैं, जिसे प्रिंसिपल मेथड भी बोलते थे, प्रथम सिद्धांत मेथड भी बोलते थे। तो ये हमारा एफ एक्स एक्स, तो देखिए ये एक्स एक्स का मतलब हो गया कि एक एक्स तो हमारा फंक्शन ही है और हमें उसे दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। खासकर आप लोग इससे समझिए, यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ है। अब देखिए एक्स पहले है वाई बाद में है, तो हमने कहा कि वाई के रिस्पेक्ट में अवकलित करना है, तो एफ एक्स यहाँ पे भी दे दिया, यहाँ पे भी फंक्शन दे दिया, पुराना वाला फंक्शन। यहाँ पे एफ वाई एक्स है, तो इसका मतलब पहले जो फंक्शन हमारा वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव था, मतलब आंशिक अवकलज था, उसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये हमने कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में एफ वाई ए प्लस एच और बी एफ वाई ए प्लस बी, ये हमारा हो गया आंशिक अवकलज। अब ये देखिए यहाँ पर हम इसको किस तरह से लिखते हैं, ये हमारा ऊपर वाला ही है कि y के रेस्पेक्ट में था, y के करना है, तो b प्लस के एफ ए बी, ये हो गया। अब जो एफ एक्स एक्स हम कैसे लिखते हैं, देखिए पार्शियल डिफरेंशियल जब पहली बार करते हैं तो डेल एफ बाई डेल एक्स करते हैं, उस पर दोबारा से अवकलित करते हैं तो डेल बाई डेल एक्स, और उसको ऐसे लिखते हैं एफ एक्स एक्स। इसी तरह से देखिए एफ एक्स वाई है, तो x पहले है, मतलब एक बार हमको x के रेस्पेक्ट में अवकलित कर चुके हैं। y जो बाहर लगा हुआ है, मतलब दोबारा हमें उसको उसी फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलित करना है। अब यहाँ पे एफ वाई वाई, तो फंक्शन को दो बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अवकलित करना है। यहाँ पर एफ वाई एक्स है, मतलब पहले तो हम y के रेस्पेक्ट में कर चुके हैं डेल एफ बाई डेल वाई, अब हम करेंगे x के रेस्पेक्ट में डेल बाई डेल एक्स, ये हो गया। अब ये तो हमारा एक्स वाई ये हो गया। अब हमको किसी पॉइंट पे अगर देखना है, ये तो हमारा फंक्शन का अवकलन हो गया। अब किसी पॉइंट पे देखना, जैसे कि यहाँ पे लिखा है डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर ए कामा बी। अब इसी फंक्शन को जो एफ एक्स एक्स लिखते थे उसको हम लिख देते हैं डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, ना कि डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं लिखते हैं। जो लिखने का तरीका है वो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये देखिए, ठीक है। तो ये अब इस पॉइंट पे निकालना है ए कामा बी। ऐसे ही जब हम इसका निकालेंगे तो ये हो गया डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ए कामा बी, एफ एक्स एक्स ए कामा बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई है। अब इस फंक्शन को अगर हम देखें तो एफ एक्स वाई को, तो डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स है, या डेल एक्स डेल वाई, तो डेल एक्स डेल वाई को भी उसी पॉइंट पे हम ऐसे ही निकालेंगे, ठीक। अब ये हमारा एक क्वेश्चन है, बोला गया यू फंक्शन जो है वो एक्स वाई का है। फलन को हम फंक्शन ही पढ़ते हैं। यू इज इक्वल, यू जो फंक्शन है वो एक्स वाई पे डिपेंड करता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3a एक्स वाई के द्वितीय कोटि के सभी आंशिक अवकलज ज्ञात किए। अब देखिए द्वितीय कोटि का मतलब ये था, हमने पहले कोटि का निकाला तो वो हो गया डेल एफ बाई डेल एक्स। अब द्वितीय कोटि का निकालने जाएंगे तो डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, इस तरह से हमको तीन
4 निकालने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका प्रथम, द्वितीय पे जाने के लिए सबसे पहले प्रथम तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम प्रथम अवकलज निकालेंगे, तो x के बिहाफ पे तो आएगा 3x²। देखिए, इसके बाद y तो हमारा कांस्टेंट होगा, ये 0 हो गया। दूसरा करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो 3ay हो गया। इसका प्रथम अवकलज हमारा मिल गया 3x², 3ay। अब इसका x के बिहाफ रेस्पेक्ट में, अब y के रेस्पेक्ट में जब करने जाएंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा और आएगा 3y², ये मिला। ये मिलेगा 3ax। अब हमारा जो भी फंक्शन दिया उसका प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज हमको मिल चुके हैं। हमको द्वितीय कोटि का निकालना है, तो द्वितीय कोटि के लिए पहले हम del 2u बाई del x² कर दे, इसी फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट कर दे x के रिस्पेक्ट में। ये लो हमने x के रिस्पेक्ट में किया, del बाई del x 3x², 3y। अब जब इसको x के रिस्पेक्ट में किया तो ये 6x आ गया। अब यहाँ पे तो कोई x का कोफिशिएंट है नहीं, इसलिए ये 0, 6x हो गया। अब जो दूसरा था del u बाई del y, इसको हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसको हम देखिए सबसे लास्ट में y के रिस्पेक्ट में करें, del बाई del y 3y², 3ax। अब इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 होगा 6y। अभी 3ax तो हमारा y पे कोई फंक्शन था नहीं, इसलिए 0 हो गया, ठीक, ये हो गया। इसी को del u बाई del x को x और इसको y से कर लिया। अब क्या कर सकते हैं कि जो हमारा x वाला फंक्शन था, जो एक बार x से अवकलित, उसको दोबारा y से अवकलित करेंगे। जो y से अवकलित है उसको x से अवकलित करेंगे। तो हमारा del u बाई del x था, इसको y से अवकलित करेंगे। तो इसको हम जब y से अवकलित करने गए तो 3x², 3ay आया। इसको y से अवकलित करने का मतलब है ये तो हमारा 3x² 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा y का फंक्शन यहाँ पे कोई है नहीं, तो 0 हो गया। 3ay को करेंगे तो आएगा 3a, ठीक। तो del u बाई del x को जब हम y के रेस्पेक्ट में अवकलित करेंगे दोबारा तो आएगा 3a। अब इसी तरह से del u बाई del y को हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए, इसको हमने x के रेस्पेक्ट में किया तो ये हमारा 0 दे देगा, क्योंकि यहाँ पे x है नहीं। इसको हम करेंगे तो आएगा 3a, ठीक, क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि हम जब फंक्शन के द्वितीय कोटि के अवकलज निकालते हैं तो del 2u बाई del x² निकालना है, del 2u बाई del y² निकालना है, ठीक है। और इसके बाद जब हम निकालने जाएंगे del 2u बाई del x del y या फिर del 2u बाई del y del x, तो ये कभी कभी हमारे इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में इक्वल आते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी तरह से, इसमें तो हमसे बोला गया कि फंक्शन हमारा दिया है x² tan इनवर्स y बाई x माइनस y² tan इनवर्स x बाई y, x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 मतलब कि नॉट इक्वल टू 0, अगर ये x 0 हो गया, यहाँ से नहीं बात करेंगे हम, इस पे बात करेंगे। अगर x 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, y 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो गया। इसीलिए फंक्शन को पहले ही बोल दिया गया है कि हमारा 0 नहीं होना चाहिए। फिर कहा है सिद्ध करिए del 2f अपान del x del y, इसको हमें सिद्ध करना है। तो del 2f अपान del x y स्क्वायर का मतलब हो गया कि फंक्शन को तुम एक बार y के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में सॉल्व करो, फिर दोबारा उसी फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में करो, या फिर y के रेस्पेक्ट में करो, फिर x के रेस्पेक्ट में करो। तो सबसे पहले हमने y के रेस्पेक्ट में किया, इसको डिफरेंशिएट किया। तो देखिए x² तो एज इट इज रहेगा। अब ये tan इनवर्स y है, यहाँ पे y है, तो tan इनवर्स x का जो हमारा डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है 1 अपान y² प्लस x², ये हो जाएगा। इसको फिर से अवकलित करेंगे तो आएगा 1 अपान x। ये हम आपको, ये एक फार्मूला होता है जो कि आपको पहले पढ़ाया जा चुका है कि d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस x², ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह पे y रखा हुआ है और y बाई x है। तो यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया 1 प्लस y² x² बाई x। अब यहाँ पे जब हम इसको y के रेस्पेक्ट में इसको आगे फिर सॉल्व करने गए, क्योंकि ये तो हमारा 0 था, तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड फंक्शन बना लेंगे, u इंटू वी से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2y tan इनवर्स x बाई y, ये देखिए हो गया। फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वही tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया माइनस y²। tan इनवर्स x का फार्मूला हमारे पास हो गया 1 अपान 1 प्लस x² अपान y²। ये देखिए tan इनवर्स x के लिए 1 अपान 1 प्लस x² y²। अब ये जो फंक्शन हमारा बचा, इसको हम फिर से अवकलित करेंगे, तो इसमें y हमारा डिनोमिनेटर में है, इसलिए हो जाएगा माइनस x अपान y², ये हो गया। अब इन सब में एलसीएम ले लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा x² प्लस y² अपान x², ऊपर पहुंच गया, ठीक है। तो हो गया x की पावर 4 अपान x, कैंसिल हो गया x³ अपान x² प्लस y², ठीक है। इसको जो हमने सॉल्व किया तो आया माइनस 2y tan इनवर्स x बाई y, एज इट इज रखा हुआ। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो आएगा y² प्लस x², ठीक। ये माइनस से ऊपर जाएगा, माइनस माइनस प्लस x y², और ये y² ऊपर चला गया, तो x y की पावर 4 अपान y²।
तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो आ गया एक्स वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स हमने कॉमन ले लिया ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर तो हमारे दोनों फंक्शन के सेम है, एक्स जैसे ही हमने कॉमन लिया आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर आया इधर आया एक्स माइनस 2y tan इनवर्स एक्स बाई वाई। ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है। अब देखिए यही हमसे बोला भी गया था कि डेल एफ बाई डेल वाई का हमें वैल्यू मिली है, हमें अभी निकालना है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब ये हमने इसको आसान कर लिया डेल एफ बाई डेल वाई। अब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे हम डिफरेंशिएट। देखिए जब x के रेस्पेक्ट में करने गए तो x इसका तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे जब करने जाएंगे 2y tan इनवर्स एक्स वाई, तो y का तो हम करेंगे नहीं क्योंकि हमारे कांस्टेंट के रूप में है। x का करने जाएंगे तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपान वाई आएगा। हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा अगली स्लाइड। अगला भी देखिए हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है हमें देखिए अभी द्वितीय कोटि का निकाला था, तृतीय कोटि का हमें फंक्शन डिफरेंशिएट करना है, अवकलन निकालना, तृतीय कोटि का अवकलन। यहाँ पे फंक्शन यू एक्स कमा वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है ई की पावर एक्स वाई, मतलब ये भी फंक्शन हमारा सिर्फ एक वेरिएबल पे नहीं दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है, एक्स और वाई पे। क्लियर। अब यहाँ पे तृतीय अवकलज निकालने में देखिए क्या लिखा है, डेल 3 यू अपान डेल एक्स डेल वाई, मतलब कि एक बार y के रेस्पेक्ट में करना है फिर उसको उसी फंक्शन को दो बार x के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक। यहाँ पे क्या दिया हुआ है डेल 3 यू अपान डेल वाई, मतलब पहले फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में करो फिर x के फिर y के रेस्पेक्ट में करो। ठीक। तो हमने क्या किया, जो हमारा अवकलज था उसको हम दोनों के रेस्पेक्ट में पहले करा लेते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स निकालते हैं तो e की पावर x का तो डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, लेकिन जब हम x वाले पार्ट का फिर से करते हैं तो हमें मिलेगा y। ऐसे ही यहाँ पर भी x e की पावर x y। ठीक। अब क्या किया हमने कि जो ये वाला अवकलज था हमारा y वाला, उसको हमने x के रेस्पेक्ट में अवकलित कर दिया। y वाला देखिए y का अवकलज था, हमको x के रेस्पेक्ट में करना है तो y का अवकलज हमने यूज किया x e की पावर x y, x के रेस्पेक्ट में कर दिया तो पहले तो ये u इंटू वी से ये फंक्शन हमारा 1 हो गया। ठीक। तो e की पावर एक्स वाई आ गया। अब ये जब दोबारा करने जाएंगे तो u एज इट इज रहेगा, e की पावर एक्स वाई का किया जाएगा। तो जब e की पावर एक्स वाई का करेंगे डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में तो वो भी ऐसे ही रहेगा, बट हम चूंकि पार्शियल कर रहे हैं तो अब ये ऊपर एक्स वाई है इसको भी हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर वाला फंक्शन, तो ये आएगा y, तो ये आ गया एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई। तो हमें सोल्यूशन मिला डेल टू यू अपान डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू 1 प्लस एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई। अभी देखो ये दो ही बार हो पाया y और x, अब दोबारा फिर से x के रेस्पेक्ट में करना है तो जो हमारा रिजल्ट आया था उसको हम x के रेस्पेक्ट में फिर से करेंगे तो u इंटू वी फिर से लगाएंगे। तो जब हम इसको x के रेस्पेक्ट में करने जाएंगे तो हमें मिलेगा y। ठीक। ये देखिए y मिला है, हमने इसको u माना इसको v माना, जब इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला y ई 1 प्लस एक्स वाई, वन तो जीरो हो जाएगा, एक्स वाई का करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 तो वाई बचेगा, वाई ई की पावर एक्स वाई एज इट इज रहता है। अब क्या करेंगे, ये अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको एज इट इज रखेंगे 1 प्लस एक्स वाई, देखिए 1 प्लस एक्स वाई ऐसे रखा हुआ है। ई की पावर एक्स वाई का जब हम करने जाएंगे तो ई की पावर एक्स वाई का मतलब ये हो गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल होता है तो ई की पावर एक्स वाई का एज इट इज एक्स की पावर एक्स वाई रहेगा। और फिर जो एक्स वाई का हम अगर किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स है यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू 1 हो गई, वाई बचेगा तो ये हमारे पास आया 1 प्लस एक्स वाई वाई ई की पावर एक्स वाई। ये हमने पूरा जब इसको सॉल्व किया कॉमन लेके ई की पावर एक्स वाई वाई तो हमें मिला 2 प्लस एक्स वाई वाई ई की पावर एक्स वाई। ठीक। तो एक तो हमें मिल गया है कि डेल क्यूब यू अपान डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू हमको मिल गई 2 प्लस एक्स वाई वाई ई की पावर एक्स वाई। अगर अब हम इसको डिफरेंशिएट करें और यहां से भी यही मिले तो इसका मतलब जो रिजल्ट है वो हम शो कर पाएंगे कि ये सत्य है। तो डेल इसका हम एक्स के रेस्पेक्ट में पहले निकाल चुके हैं, देखिए डेल यू बाई डेल एक्स को वाई ई की पावर एक्स वाई, इसको दोबारा एक्स के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। अब हम जब दोबारा एक्स के रेस्पेक्ट में करने गए तो चूंकि ये तो हमारा कांस्टेंट वाई ई की पावर एक्स वाई, वाई तो हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये वाई हमारा कांस्टेंट के रूप में रहेगा, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, वाई एज इट इज रहेगा। ई की पावर एक्स वाई का जब करने जाएंगे तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, और एक्स वाई में जब करने जाएंगे तो ये हमारा एक्स के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो वाई आएगा, ये हो गया वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई। अब ये जो फंक्शन है हमारा, अब देखिए डेल टू यू एक्स डेक्स हो गया, अब वाई के रेस्पेक्ट में करना है। अब इस पूरे फंक्शन को हम वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे ये।
अब देखिए डेल 3 यू अपान डेल वाई डेल एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करने गए तो वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई। अब यू का पहले करेंगे डिफरेंस, यू इंटू वी यहाँ भी लगाएंगे, यू का करेंगे तो आएगा 2 वाई ई की पावर एक्स वाई। ओके, ये हो गया। अब हम इसको u को एज इट इज रखेंगे, v को रेस्पेक्ट करेंगे तो वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स वाई, क्योंकि ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होता है, और इसको करेंगे तो एक्स ई की पावर एक्स वाई। कॉमन ले लिया, वाई ई की पावर एक्स वाई कॉमन ले लिया, वाई ई की पावर एक्स वाई कॉमन ले लिया तो आया 2 प्लस एक्स वाई। ठीक, और हमारा प्रीवियस रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही आ रहा है, 2 प्लस एक्स वाई वाई ई की पावर एक्स वाई। इसका मतलब दोनों रिजल्ट हमारे ट्रू है। ठीक, ये दोनों रिजल्ट हमारे ट्रू है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि जांच कीजिए कि द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलजों के अस्तित्व हैं या नहीं। ठीक, कहने का मतलब ये है कि आंशिक द्वितीय कोटि के, प्रथम कोटि के नहीं, द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज का अस्तित्व है या नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब हम आंशिक अवकलज निकालते हैं एफ एक्स, तो ये प्रथम कोटि का हो गया, एफ वाई भी प्रथम कोटि का हो गया, एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स जो हम निकालते हैं, इनका अस्तित्व है या नहीं है। अस्तित्व होने न होने से मतलब ये कि ये पार्शियली डिफरेंशिएबल हैं या नहीं है। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पे अगर हमने सबसे पहले इसका हम ऐसे ही फंक्शन निकालें, पहला पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स का, मतलब कि प्रथम अवकलित समीकरण। तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ है, हम पुराना मेथड लगाए, प्रिंसिपल मेथड। तो जब हम x के रेस्पेक्ट में 0.00 पे निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। हमने क्या किया, a को t रख दिया और 0 किया, ये पूरा निकाला तो 0 मिला। ठीक, ये हमें 0 मिल गया। तो एफ एक्स की वैल्यू मिल गई h प्लस टी 0 एच। ये हम लोगों को पहले पढ़ाया जा चुका है, हम पहले सेक्शन में, ठीक, जब हम अवकलज पढ़ रहे थे। ठीक, बिल्कुल वैसे ही प्रथम सिद्धांत पे ये हमें 0 मिल गया। अब ये हमें 0 मिला, इसको हमने कहा हम दोबारा करेंगे, एफ एक्स एच कामा 0 की वैल्यू हमें 0 मिली है। ठीक है ना, एफ एक्स एच कामा 0 की वैल्यू, एफ एक्स 0 कामा 0 की वैल्यू 0 मिली ही थी, एक्स एच कामा 0 की वैल्यू भी हमको 0 मिल गई। जब हम एक्स एक्स निकाले जाएंगे तो एफ एक्स एच कामा 0 एफ एक्स 0 0 पे निकालेंगे तो ये भी हमें 0 मिल गया। मतलब अब देखिए एफ एक्स जो हमारा है प्रथम डेरिवेटिव है, प्रथम अवकलित प्रथम कोटि का आंशिक अवकलज है एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक, जिसकी वैल्यू हमने h कामा 0 पे निकाली और 0 कामा 0 पे तो हमें पूरा जो डिफरेंस मिला वो 0 मिला। इस फार्मूले को मैं अभी सबसे पहले बता चुका हूँ कि हम एफ एक्स एक्स कैसे पढ़ते हैं। ठीक, अब जब हम एक्स एक्स निकाल लिए हैं तो ये हमें 0 मिल गया, और इन्होंने पूछा है कि अस्तित्व है या नहीं है। अब हम एक्स वाई का पढ़ने जाएंगे। जब हम एक्स वाई की जांच करने के लिए हमें देखना है कि क्या लिमिट एक्स 0 कामा एच वाई का 0 कामा एच अस्तित्व है या नहीं। ठीक, सबसे पहले तो अतः k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि k की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 0 कामा k पे हम देखते हैं। ठीक, तो एफ एक्स देखते हैं 0 कामा k पे, लिमिट आ गई एफ टी कामा k और 0 कामा k। तो देखिए अब 0 कामा k, अब 0 कामा k पे हमने t कामा k और 0 कामा k देखा। ठीक, तो हमारा फंक्शन क्या था, ये देखिए x की वैल्यू t और y की वैल्यू k, टी स्क्वायर k स्क्वायर। ठीक, कोई 0 नहीं हो रहा है, अगर x कोई एक भी 0 होता तो ये पूरा 0 हो जाता x और y में, लेकिन अभी कोई 0 हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे t और k की वजह से टी के स्क्वायर, लेकिन अगले फंक्शन में 0 कामा k पे ये 0 हो जाएगा। तो हमें मिला टी के स्क्वायर अपन टी स्क्वायर के स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर से अगर हमने टी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आ जाएगा के स्क्वायर अपन टी स्क्वायर। ठीक, के स्क्वायर अपन टी स्क्वायर, और टी अंडर रूट के बाहर तो टी टी कैंसिल हो जाएगा 1 अपन टी। तो अब इसको हमने सॉल्व कर लिया के स्क्वायर अपन टी, और वैसे भी हमारा टी कैंसिल हो रहा है, हमें अंदर से लेने की कम जरूरत नहीं, तो के स्क्वायर अपन टी स्क्वायर ये। अब टी की लिमिट हम 0 रखेंगे तो मिलेगा के स्क्वायर अपन अंडर रूट के स्क्वायर, के स्क्वायर अपन अंडर रूट के स्क्वायर। अंडर रूट के स्क्वायर को हम मॉड के बोलते हैं, तो इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा अंडर रूट के स्क्वायर, और अंडर रूट को हम मॉड के बोलते हैं। ये हमें किसकी वैल्यू मिली है, ये हमें वैल्यू मिली है, किसकी है ये, एफ एक्स 0 कामा की, मतलब कि प्रथम अवकलित गुणांक की, जो कि 0 कामा के पे हमने निकाला है, तो उसकी वैल्यू मॉड के मिली है। ठीक है, इसकी वैल्यू मॉड के मिल गई। अब अगर हम 0 0 पे निकाल चुके हैं पहले ही, तो ये 0 मिलेगी, और मॉड के बाई के। ठीक, तो ये हमें मिल गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मॉड के बाई, जिसका अस्तित्व नहीं है। ठीक, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मॉड के जो होता है हमारा ये पॉजिटिव फंक्शन होता है। तो अगर हम के की वैल्यू 0 से कुछ प्लस ले ले, 0 प्लस एच लेंगे, तो ये तो हमें ये पॉजिटिव मिलेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, वैल्यू 1 आएगी। बट अगर हम 0 से कुछ कम ले लें, जैसे कि 0 माइनस एच ले लें, तो 0 माइनस एच पे ये वैल्यू आएगी प्लस एच, और ये आएगी माइनस एच, आंसर आएगा -1।
तो एक ही पॉइंट के नेबरहुड में 0, h और 0 प्लस h पे ये वैल्यू सेम नहीं आ रही, जिसका मतलब इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अब इस अस्तित्व नहीं है, 0, 0 पर एफ एक्स वाई का अस्तित्व नहीं है। इसी तरह से एफ वाई पे निकालेंगे, तो एफ वाई पे निकालने गए तो 0 प्लस एस हमने निकाला और 0, 0। तो अब चूंकि एक पॉइंट भी अगर हमारा एक्स वाई स्क्वायर फंक्शन बन रहा है, अगर कोई भी वैल्यू हमारी 0 हुई तो 0 हो जाती है, तो इसकी भी वैल्यू हमें 0 मिली एफ वाई की। अब हमने कहा एफ वाई एच प्लस के पे हम निकालेंगे। ठीक, तो एच एक्स और एच कामा 0/h। ठीक है, ये हमने रखा एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे जब हम निकालने जाएंगे तो देखिए ना तो x 0 है ना y 0 है, हम पूरे फंक्शन को लिख सकेंगे और यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये मिला एच एक्स स्क्वायर अपान एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो मिलता है एच एस अपान ए स्क्वायर। अब x की वैल्यू 0, s की वैल्यू 0 रखने पे हमें 0 मिला। ठीक है ना, अब एफ वाई एक्स निकालते हैं तो ये हमें इसी तरह से पूरी प्रोसेस करते हैं, एफ वाई एक्स की वैल्यू हमें 0 मिलती है। ठीक, एफ वाई ये तो हमारे 0 मिल गया। ठीक, अतः ये एग्जिस्ट कर रहा है। के नॉट इक्वल टू 0 पे जब हम y कामा के पे निकालते हैं हमको 0 मिलती है। ठीक, उसी तरह से 0 के प्लस एच करके हम पूरा सॉल्व करते हैं। देखिए अगर ये दोनों हमारे इसी जो हमारा पर्टिकुलर फंक्शन दिया है, इस फंक्शन को देखें, अगर दोनों कांस्टेंट जो हमारी वेरिएबल x और y हमने ले रखे हैं दोनों दिए होंगे तभी नॉन जीरो बनेंगे। कोई एक जीरो हुआ तो 0 हो जाएगा। अब देखिए ये भी 0 और ये नॉन जीरो, ये 0 ये नॉन जीरो, तो ये ओवरऑल वैल्यू हमारी 0 मिल रही है। तो अब यहाँ से हमको क्या मिला, एफ वाई वाई पे हम वैल्यू निकालेंगे तो वो भी 0 है। अब इस प्रकार एफ एक्स एक्स एफ वाई एक्स का अस्तित्व है, जबकि एफ एक्स वाई का 0, 0 पे अस्तित्व नहीं है। ठीक, एफ वाई की वैल्यू 0 मिल गई, एफ वाई एक्स की वैल्यू 0 मिल गई, एफ एक्स एक्स की 0 मिल चुकी है लेकिन एफ एक्स वाई की 0 नहीं मिली है, इसलिए इसका अस्तित्व नहीं। अब जब ये हम प्रथम कोटि द्वितीय कोटि के अवकलज पढ़ रहे होते हैं तो कुछ हमें थ्योरम्स पढ़नी होती हैं। अब जिसमें एक थ्योरम ये तुम्हारी दी हुई है कि मान लीजिए कि एफ एक्स वाई एक वास्तविक मान फलन ऐसा है कि जिसके दो द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज एफ एक्स वाई और एफ वाई एक बिंदु पर सतत है। मतलब सतत है, कॉन्टिन्यूस, जो पहले सीमा सत्ता हम पढ़ चुके हैं ये सतत है। ठीक है, कि अगर हमारा जो द्वितीय कोटि के अवकलज एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स किसी बिंदु पर सतत हैं तब उसी बिंदु पर उनकी वैल्यू बराबर हो। वास्तविक मान फंक्शन है, ठीक, रियल वेरिएबल फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, तो ये द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज जिस बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस हैं उस केस में ये हमारा होगा। देखिए स्वार्ट्ज प्रमेय में क्या कहते हैं कि मान लीजिए किसी बिंदु पे प्रति वेश में एफ एक्स वाई एक वास्तविक मान फलन है। वास्तविक मान मतलब रियल फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन हमारा रियल फंक्शन है किसी बिंदु पर, तो उसी बिंदु के प्रतिवेश में एफ वाई का अस्तित्व है। ठीक, मतलब उसी बिंदु के पास में हमारा इसका एफ वाई एग्जिस्ट करना चाहिए। एफ वाई मतलब है कि जो भी हमारा फंक्शन है उसका वाई के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलज इस अस्तित्व में होना चाहिए, और एक्स वाई जो हमारा एक्स वाई है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक, उस केस में हमारा अस्तित्व होगा और ये एफ वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई बराबर होगा। अब दोनों में अंतर समझ लीजिए। दोनों ने कहा है कि वास्तविक फलन होना चाहिए, वास्तविक फलन हो गया। ठीक, लेकिन उन्होंने कहा है कि उसके दो द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज एफ वाई एक्स बिंदु पर सतत होने चाहिए। इनका कहना है, जो पहली वाली थ्योरम है इसके अकॉर्डिंग, कि जो वास्तविक फलन तो हो लेकिन एक्स वाई जो द्वितीय अवकलज गुणांक हम एक्स और वाई और एक्स निकालेंगे वो कॉन्टिन्यूअस अगर होंगे उसी केस में ये हमारी एग्जिस्ट करेगी। बट इनका ये थोड़ा सा, ये देखिए अगर ये कॉन्टिन्यूअस चेक करने का मतलब हमें दोनों निकाल के चेक करने पड़ेंगे, थोड़ा सा कठिन मेथड है। बट अगर हम इसकी बात करें वास्तविक मान, तो इन्होंने कह दिया है कि हम y का अस्तित्व चेक कर लेंगे, मतलब हम प्रथम डेरिवेटिव निकाल लेंगे, प्रथम अवकलन प्रथम कोटि का अवकलज y के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे। अगर उसका अस्तित्व है, अगर उसका अस्तित्व हुआ तो आगे बढ़ेंगे, हम उसकी सतता चेक करेंगे। ठीक, तो हम उसी पॉइंट पर एक्स वाई के रेस्पेक्ट में निकाला था, एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। अगर वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस मिल जाता है, एफ वाई अस्तित्व और एफ एक्स वाई कंटिन्यूअस है, तब हम कहेंगे कि एफ वाई अस्तित्व होता है और ये हमारे थ्योरम का को एग्जिस्ट करेगी। ठीक, अभी ये इसी क्वेश्चन है, x की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 6 द्वारा परिभाषित फलन f के लिए स्वार्ट्ज प्रमेय के प्रतिबंधों की जांच कीजिए। अब स्वार्ट्ज प्रमेय हमने क्या बोला था, पुराना था कि फंक्शन हमारा रियल वैल्यू वास्तविक फंक्शन होना फलन होना चाहिए, और उसका पहली कंडीशन क्या थी कि एफ वाई मतलब कि जो भी हमारा फंक्शन हो उसका प्रथम कोटि का y के रेस्पेक्ट में जो अवकलन हो वो अस्तित्व में होना चाहिए, और दूसरा है कि एफ एक्स वाई वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तब हम उसके प्रतिबंध की जांच कर पाएंगे।
यहाँ पे वही लिखा है कि हम पहले एफ एक्स वाई ज्ञात करेंगे, फिर बिंदु द्वितीय पर वाई एक्स का निकालने के लिए स्वार्थ प्रमेय का उपयोग करेंगे। मतलब हम दोनों वैल्यू नहीं निकालेंगे। स्वार्थ ने दोनों निकालने के लिए नहीं बोला है। स्वार्थ ने कहा है कि तुम ये चेक कर लो, ये देखो, स्वार्थ प्रमेय के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि सिर्फ ये चेक करो कि इसका अस्तित्व है। अगर इसका अस्तित्व है तो दूसरे बार में ये जाओ कि एफ एक्स वाई कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब एक्स वाई ने अगर ये कंटिन्यूअस है तो जब जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू आएगी एफ वाई एक्स की। सिंबल दोनों निकालने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एफ वाई का निकालेंगे। एफ वाई हमने निकाला तो 2x² प्लस वाई प्लस 6y², इसका हमारा अवकलित है, प्रथम प्रत्यक्ष अवकलन है। तो इसका मतलब ये अस्तित्व में है। अगर ये अस्तित्व में है तो इसका दूसरा हम निकालेंगे एफ एक्स वाई। हमने y के रेस्पेक्ट में कहीं रखा था, x के रेस्पेक्ट में हमने कर दिया तो 4xy मिल गया। अब 4xy ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूअस का मतलब सतत फंक्शन है। तो एक बहुपद है, देखिए लिखा हुआ है बहुपद है, पॉलिनोमियल जिसे बोलते हैं। 4xy एक बहुपद है, इसलिए एफ एक्स कामा वाई एक सतत फलन है। अब जो हमारी स्वार्थ प्रमेय के तहत एफ वाई हमारा अस्तित्व में है और ये हमारा एक बहुपद क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, उस केस में हमारा जो हमारे प्रतिबंध है वो स्पष्ट संतुष्ट करता है। तो अब हमने ये निकाल लिया है, अब एफ वाई एक्स निकालने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रमेय के तहत एफ वाई एक्स भी 4xy के बराबर होगा, जो कि हमने लिख दिया है 4xy है। क्लियर। अब देखिए एक यंग प्रमेय है, ठीक। इसमें क्या बोला गया है कि मान लीजिए कोई फंक्शन किसी बिंदु के प्रतिवेश में परिभाषित एक वास्तविक मान फलन ऐसा है कि दोनों प्रथम कोड के आंशिक अवकलज अवकलनीय है। ठीक है, मतलब जो हमारा आंशिक अवकलज भी मिले वो भी अवकलनीय है। ठीक है, तब हमारा ये बराबर हो जाएगा। ये और भी आसान हो गई। ठीक, अब इसमें क्या करना है कि जो अभी तीनों का कंपेयर बताते हैं, इसके बाद कैसे हमें तीनों को एक साथ देखना है। ठीक, इसमें आप समझिए कि इन्होंने कहा है कि वास्तविक फलन होना चाहिए फंक्शन। ठीक, दोनों प्रथम कोड के आंशिक अवकलज। अब दोनों कैसे कि x और y वेरिएबल हैं तो दो ही प्रथम कोड के आंशिक अवकलज मिलेंगे, f del f बाई del x और del f बाई del y। ठीक, ये अवकलनीय होने चाहिए, मतलब जो वैल्यू इनकी आए वो भी और उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। उस केस में एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स बराबर होंगे। ये हमारे यंग प्रमेय का स्टेटमेंट है। अब देखो तीनों प्रमेय का हम डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा पहली प्रमेय हमारी आयलर प्रमेय थी, फिर स्वार्थ प्रमेय और यंग प्रमेय। ठीक, जो एफ एक्स वाई और इसकी समता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध बताती थी। तो आयलर प्रमेय ने कहा कि बिंदु द्वितीय पर एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों सतत हैं। तो अगर अब इन्होंने कहा दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, उस केस में एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स बराबर होगा। स्वार्थ ने कहा कि एफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूअस हो और एफ वाई का अस्तित्व हो, उस केस में ये बराबर होगा। और यंग ने कहा कि पर एफ एक्स वाई अवकलनीय हैं, तो सॉरी ये गलत प्रिंट है, तो एफ एक्स और एफ वाई अवकलनीय है, पर प्रथम अवकलिज अवकलनीय है, तो ये हमारी वैल्यू बराबर होगी। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हम x और y निकालेंगे। एफ एक्स वाई हमारा x की पावर 5, y की पावर 4, साइन x की पावर 6 है। इसको जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली मतलब आंशिक अवकलित करते हैं तो ये तो हमारा जो पुराने फार्मूले हैं बिल्कुल वही लगेंगे, पार्शियल में फार्मूले बदलते नहीं हैं। तो x की पावर 5 है तो आएगा 5x की पावर 4। यहाँ y की पावर 4 है तो ये y से हमको मतलब नहीं, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाता है, हमें साइन से मतलब है। तो साइन x का होता है cos x। अब x की जगह पे जो लिखा हुआ है x की पावर 6 का अवकलन करेंगे तो आएगा 6x की पावर 5। तो जब इसको हमने अवकलित किया तो ये आया हमारा। अब हमने कहा कि हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे एफ वाई, तो ये भी देखो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और ये हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लाई है y वाले फंक्शन, तो एज ए कांस्टेंट रहेगा। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4y³ क्योंकि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन n x की पावर n-1, तो 4y³ sin x³ 6। ठीक है, अब ये हमारा प्रथम अवकलित, दो हमारे प्रथम अवकलित गुणांक होते हैं एफ एक्स और एफ वाई, हमने निकाल दिए। अब हमको द्वितीय अवकलन गुणांक निकालना है, x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो जब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 20x³ मिल गया। इसको फिर से करेंगे तो आएगा 30x की पावर 4, 30x की पावर 4, बाकी सारा कांस्टेंट रहेगा, y की पावर ये थी। अब जब हम इसको, चूंकि ये हमारा कांस्टेंट है तो ये हमारा तो 0 रहेगा, सॉरी y के x के रेस्पेक्ट में करें तो ये हमारा 0 रहेगा। हमें cos पे करना है, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, जो कि हो गया माइनस साइन x की पावर 6।
अब हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आएगा 6x की पावर 5, 6x की पावर 5, तो हमारा 6, तो ये हो गया 36 x की पावर 10, ठीक, क्योंकि ये हमारा 30 x की पावर 10 ये हो गया। अब अगर मैंने कहा कि इसको y के रेस्पेक्ट में करना है, एफ वाई एक्स, ठीक है, एफ वाई एक्स, सॉरी y वाले को x के रेस्पेक्ट में करना है। अगर हमने y को x के रेस्पेक्ट में कराया तो हो गया 4y क्यूब कॉस x की पावर 6, 4y क्यूब कॉस x की पावर 6। अब हमने जब इसको x के रेस्पेक्ट में किया तो आया 6x की पावर 5, तो वो भी तो रहेगा, तो ये हो गया 34x की पावर 5 y क्यूब, और ये ठीक। अब इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से भी निकालें तो हमारा इक्वल आएगा, ठीक, तो ये y की वैल्यू हमें मिल गई एफ वाई के रेस्पेक्ट में। इसी तरह से अगला फंक्शन है, यहाँ पर भी हम पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली करने का मतलब बार बार कह रहा हूँ मैं कि अगर फंक्शन हमारा x और y दो वेरिएबल पर निर्भर करता है तो किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3x क्यूब, 3x स्क्वायर हुआ, ठीक है ना, ये हमारा फार्मूला होता है, और y हमारा कांस्टेंट रहेगा हम जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y एज इट इज कांस्टेंट बाहर आ रहा है, लेकिन अगर हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x हमारा कांस्टेंट होगा। अब देखिए अगला हमने डेल एफ बाई डेल वाई y के रेस्पेक्ट में किया तो x हमारा कांस्टेंट x क्यूब एज इट इज रहा। यहाँ से करेंगे e की पावर x वाई स्क्वायर, ये 2xy आ गया, e की पावर x वाई स्क्वायर जब हमने किया 2xy, e की पावर xy आ गया। ऐसे ही ऊपर वाले फंक्शन को हमने y और नीचे वाले को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, दोनों हमारे बराबर आ गए, ठीक। अगला फंक्शन भी हमारा इसी तरह से है कि एफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू नॉट जीरो है तो वाई के रेस्पेक्ट में किया, ठीक। अब देखिए यहाँ से भी हम कौन सी श्वास प्रमेय का प्रूफ बता सकते हैं, एफ वाई, ठीक, एफ वाई की वैल्यू हमने निकाली 4x स्क्वायर वाई, तो ये अस्तित्व में है। सबसे पहले देखना होता है क्या एग्जिस्ट करती, क्योंकि x की नॉट और y की वैल्यू जीरो नहीं है, तो अगर ये जीरो नहीं, अगर जीरो होती तो अस्तित्व में नहीं होता, बट ये जीरो नहीं है, उसके अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो उसके लिए अस्तित्व में रहेगा, ये अस्तित्व में है। हमने इसको x के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट किया तो जो वैल्यू आई ये भी हमारी क्या है, कंटिन्यूअस मिलेगी, तो ये अस्तित्व में है तथा ये कंटिन्यूअस है, इसलिए स्वार्थ द्वारा हमें ज्ञात होता है कि एफ वाई एक्स की वैल्यू भी हमारी यही होगी। देखिए एफ एक्स वाई निकाली थी, एफ वाई एक्स की वैल्यू दैट इज बता दी कि यही होगी, ठीक। अब हम आगे आते हैं श्रृंखला नियम और उसके फलन, यूनिट 5 श्रृंखला नियम और उसके फलन। अब श्रृंखला नियम में हमें क्या पढ़ना है कि अभी तक तो हम पढ़ते थे कि कोई फंक्शन है वो दो वेरिएबल पे निर्भर करता है, दो चर या दो से अधिक चरों पे निर्भर करता है, बट अगर वो जो चर हैं वो किसी और पे भी निर्भर करे, समझिए ऐसे बात को कि अगर कोई फंक्शन है वो दो चरों पे निर्भर करता है, जैसे f है वो एक्स वाई पर निर्भर करता था, ठीक है, बट अगर x समय पर निर्भर करने लगे, t पे निर्भर करे और y भी t पे निर्भर करे, मतलब कि फंक्शन हमारा जो दिया हुआ है वो दो वेरिएबल पे निर्भर करता है और वो वेरिएबल भी किसी पर पे निर्भर करेंगे, उस केस में हमारी आएगी, हम पढ़ेंगे क्या नाम बोलते, श्रृंखला नियम, ठीक, जिसे हम कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझाया गया है कि इस इकाई में हम दो या तीन चरों वाले फलनों के आंशिक अवकलज को ज्ञात करने के श्रृंखला नियम का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक चर स्वयं दो या तीन स्वतंत्र चरों वाला एक फलन होता है, जैसे हमने कहा यू वी जो है वो डब्ल्यू टी के फलन है, ठीक है। अभी तक हमारा फंक्शन होता था एक्स वाई का, लेकिन यहाँ पे जो हमने कहा कि यू वी डब्ल्यू है तीन फलन जो टी पे डिपेंड करेंगे। अब ये फंक्शन देखिए, फंक्शन हमारा यू वी डब्ल्यू पे डिपेंड कर रहा है, बट यू वी डब्ल्यू हमारा टी पे डिपेंड कर रहा है, तो हमारे तीन चरों का एक फलन जो अकेले टी पर निर्भर करता है जिसे हम एफ टी बोलते हैं। अब इस पूरे फंक्शन को हम यू टी ना एफ टी बोलेंगे, यू वी टी पे तो यू वी डब्ल्यू पे तो डिपेंड करेगा और वो किसी और पे डिपेंड करे तो फाइनली फंक्शन टी पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो इसको हम संपूर्ण अवकलज निकालेंगे, हम उस केस में हम टोटल डेरिवेटिव, संपूर्ण अवकलज को बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश टी। अब श्रृंखला नियम के तहत अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि ये फंक्शन हमारा जो है वो x पे डिपेंड करता है और x एक चर टी वाई पे टी पे डिपेंड करता है, x एक चर टी पे डिपेंड करता है। अब x हमने जी टी पे डिपेंड करा दिया, क्योंकि जब हमारा y जो है वो x पे निर्भर करता है और x हमारा t पे निर्भर करता है, ध्यान से समझिए, y फंक्शन x पे निर्भर करता है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया, x हमारा t पे निर्भर करता है तो y एक्स इज इक्वल टू जी टी हो गया। अब हमको फाइनली क्या टोटल डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि हम x को चेंज करने से y चेंज होता है, ये बात सही है इस फंक्शन से, बट ये भी तो है कि x किसी और के चेंज होने पर भी चेंज होता है, तो इसका मतलब जो हमारा तीसरा फंक्शन है t
उस y हमारा टोटली उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हम इसको तो चेंज करने जा रहे हैं, लेकिन ये भी तो चेंज हो जाता है, तो ये चेंज होते ही x चेंज होगा, x चेंज होने से y चेंज होगा। तो हमने कहा y इज इक्वल टू एफ टी, फंक्शन ऑफ एफ टी कह दिया। अब एफ एक्स नहीं, सीधे एफ टी बोला। तो अब ये हो गया। अब अगर हम निकालेंगे टी के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे। अब देखिए डी वाई निकालेंगे, तो हमने कहा डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी टी हो गया। अब डी एफ बाई डी टी होगा, डी एफ बाई डी टी। तो हम उसके लिए आएंगे डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि इसका निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और डी एक्स का निकालेंगे डी एक्स बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर हमें इस तरह के फंक्शन का अवकलन निकालना है, तो एफ डैश टी पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव, ठीक, का मल्टीप्लाई, एफ डैश जी टी जी डैश टी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक मैपिंग दी हुई फंक्शन की, कि वो आर स्क्वायर से आर पे। अब आर स्क्वायर का मतलब पता है आप लोगों को, प्लेन होता है। आर हमारा एक लाइन को डिनोट करता है, और आर स्क्वायर हमारा प्लेन को, मतलब जहाँ पे हम एक्स और वाई चीज़ों को पेयर में बात करते हैं। जैसे ये एक्स वाई दिया हुआ है, ये हमारा पेयर में दिया हुआ है, ठीक। और आर हमारा एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमारा एफ एक्स वाई दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और जी टी दिया हुआ है साइन टी जो कि आर से आर। अब देखिए जी टी साइन आर से आर, क्योंकि टी की एक ही वैल्यू रखनी है ना, 1 2 3 4 रखेंगे, उसके रिगार्डिंग हमें साइन की भी एक ही वैल्यू मिलेगी, तो ये हमारा सिंगल वैल्यूड हो गया। अब हमें क्या निकालना है, गॉफ, जिसे हम पढ़ते हैं गॉफ, जी ओ एफ, ठीक, जी। अब एफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, जी ओ एफ के केस में पहले जो हमारा एफ है वो एफ एक्स वाई लिखेंगे, ये हमारा आ जाएगा, ठीक। अब जो जी पे अप्लाई करेंगे, एफ एक्स वाई हो गया, ये हमारा जी वाला फंक्शन, जी वाला फंक्शन में अब देखिए जी यहाँ पे टी की जगह पे एफ एक्स वाई आ गया, टी की जगह पे जैसे ही एफ एक्स वाई आएगा तो टी को हम रिप्लेस कर देंगे इससे, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन, तो जिसे हम आर स्क्वायर बाई आर का फलन बोलते हैं। इसी दूसरी कंडीशन है कि आर स्क्वायर से आर पे अगर फाई एक्स वाई हमारा एक्स की पावर वाई और वाई की पावर एक्स पर विचार कीजिए, आर स्क्वायर से आर तक फलन जी टी भी है, जिसे हम साइन टी कॉस, देखो अभी यहाँ पे आर स्क्वायर का फलन हो गया, तो जी टी का साइन टी का टेन टी हो गया जी टी, है ना। अभी यहाँ देखो, यहाँ पर पेयर में है मतलब आर स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल एक वैल्यू है मतलब आर है, मैपिंग आर स्क्वायर से आर में है। यहाँ पर भी मैपिंग हमारी जी टी है, ये आर स्क्वायर से आर में है। तो देखिए फाई हमारा साइन टी का कॉस टी हमने लिया, तो साइन टी की पावर टेन टी और टेन टी की पावर साइन टी हमारा हो गया इस नियम के तहत, ठीक। अब इसका एक हम वो देख लेते हैं, वास्तविक मान, एफ एक्स वाई एक वास्तविक मान फलन है जिसको बिंदु ए और बी पर प्रथम कोटि के सतत आंशिक अवकलज है, तथा मान लीजिए कि जी एक वास्तविक चर एक वास्तविक मान फलन है, तो जो बिंदु इत्ते पर अवकलनीय है, ठीक, आर आर स्क्वायर से आर पे मैप कर रहा है, तो इसका संयुक्त फलन फाई इज इक्वल टू गॉफ जी ओ एफ, इसे हम बोलते हैं गॉफ फंक्शन, ठीक। कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन के बिंदु इत्ते पर प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज का अस्तित्व। अब देखिए कंपोजिट फंक्शन का हमें अवकलज देखना है, वो भी आंशिक अवकलज। अभी तक हमने सिंपल एफ फंक्शन का एफ एक्स वाई एफ इस तरह के फंक्शन का आंशिक अवकलज देखा था, बट यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन का हम जब देखने जाएंगे तो देखिए फाई एक्स ए कामा बी में क्या कर रहे हैं, पहले हम जी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जी डिफ्रेंशिएट एफ ए कामा बी, क्योंकि अभी पीछे हमने देखा था कि हम इसको कैसे लिखते थे, जी ऑफ एफ ए कामा बी। तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर जो भी आएगा उसको एफ को हम x के रेस्पेक्ट में कर देंगे, तो ये हमें फाई एक्स मिलेगा। इसी तरह जब हम एफ वाई पे करेंगे तो जी डैश एफ ए कामा बी और एफ वाई ए कामा बी कर देंगे, ठीक। अब ये कैसे करते हैं, कर रहे हैं ना, इसको अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमने क्या लिख रखा है कि फाई ऑफ जी टी, फाई ऑफ जी टी लिखा हुआ है, तो हम फाई ऑफ जी टी कर देते हैं ना, कि जो भी जी टी हमारा होता है, जी टी की वैल्यू क्या थी, साइन टी कामा कॉस टी थी, ठीक है। और फाई की वैल्यू क्या थी, एक्स कामा वाई को हमने एक्स की पावर वाई वाई की पावर एक्स कर दिया। अब हमारा फाई एक्स कामा वाई है ना, फाई के अंदर एक्स कामा वाई पेयर के रूप में है, और यहाँ जी टी जो है वो साइन टी कामा टेन टी है, तो फाई के पेयर में क्या आ गया, साइन टी टेन टी। अब साइन टी टेन टी के हिसाब से लिखो एक्स और वाई, तो साइन टी की पावर टेन टी और टेन टी की पावर साइन टी, ये हमारा फलन था। तो जब हम इस फलन को इस तरह से लिखते हैं, तो जब डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो सबसे पहले आउटर फंक्शन डिफ्रेंशिएट होगा फाई डैश, और अंदर वाला एज इट इज रहेगा, फिर हम अंदर वाला करेंगे। तो वही हमारा हमने यहाँ पे किया कि फाई ऑफ एक्स पे पहले हमने जी डैश किया बाहर वाले को, फिर जो आया उससे अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट किया, फाई एक्स ए कामा बी जी डैश का, ये हो गया, ठीक। अब एक फंक्शन हमारा दिया है जिसके हम
परिकलित करने, संयुक्त फलन यह है। फाई ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर पर विचार कीजिए। डेल फाई बाय डेल एक्स ए कमा बी और डेल फाई बाय डेल वाई ए कमा को परिकलित कीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला गया है कि संयुक्त फलन ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको x और y के रूप में हमको डिफरेंशिएट करना है संयुक्त फलन को। तो पहले तो हम इस संयुक्त फलन को अलग कर लेते हैं। तो हमने कहा कि एफ एक्स वाई को हम इस फंक्शन को मान लें अगर एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और बाहर वाले फंक्शन को साइन टी मान लें, क्योंकि गॉफ अभी पढ़ा था कि जी टी ऑफ एफ एफ एक्स वाई ये तो था, तो ये हमारा साइन टी हो गया। साइन टी, और मतलब ये साइन टी, इसको हमने इसकी जगह पे हमने टी रख दिया तो ये हमें जी टी मिल गया। और एफ एक्स वाई, इस पूरे को हमने एफ एक्स वाई मान लिया। ठीक, एफ जी एम आवश्यक संतुष्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जब फाई निकालेंगे तो देखिए जी गॉफ बन रहा है ना, जी गॉफ। तो सबसे पहले हम जी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जी डैश एफ ए कामा बी, फिर जो आएगा उसे हम एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ हमारा ए कामा बी आएगा। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमें जी को डिफ्रेंशिएट करना था तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये जी हो गया। अब हम जब एफ को करने जाएंगे उसी पॉइंट पे तो आएगा एक्स के रेस्पेक्ट में तो 2x प्लस वाई आएगा। तो इसकी वैल्यू ए और बी में 2a प्लस बी रख दिया, ये हमने सॉल्व किया, ये वैल्यू मिल गई। ऐसे ही डेल एफ बाई डेल वाई जब निकालने जाएंगे तो सबसे पहले हम जी को डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, जी डैश एफ ए कामा बी, और फिर जो बचेगा ये वाला फंक्शन उसे हम वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे फाई ए कामा बी, तो ये हमारा हो गया कॉस। ये हमारा टोटल वैल्यू हमारी इसकी और इसकी वैल्यू इक्वल आ रही है। अब देखिए यहाँ पे हम कंपोजिट फंक्शन ही पढ़ रहे हैं। कंपोजिट फंक्शन का मतलब यही होता है कि अगर कोई हमारा फंक्शन, ठीक है, किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, दो वेरिएबल पे डिपेंड, और वो दो वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, उसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एफ टी और जी टी दो वास्तविक मान फलन है। अब देखिए दो फंक्शन है यहाँ पे जो बिंदु द्वितीय पर अवकलनीय है। अब देखो इस पे जो हमने इनका अवकलन निकाला ये हमारे अवकलनीय है एफ और जी, दोनों के दोनों अवकलनीय है। हम इसको पॉइंट में एफ टी नॉट जी टी नॉट लिख देते हैं। ठीक, अवकलनीय है। यदि फाई एक्स कामा वाई दो चर एक वास्तविक मान है तो अवकलनीय है। ठीक हो गया। फिर अब अगर अवकलनीय है तो हम एफ टी को क्या लिखेंगे, फाई ऑफ एफ टी कामा जी टी। ठीक है, हम जब फंक्शन लगाएंगे तो फाई ऑफ एफ टी नॉ टी कामा जी टी लिखेंगे। ठीक, अब जब डेरिवेटिव निकालेंगे इस पूरे फंक्शन का तो हम यही तो करेंगे। अब इस पूरे फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो टोटल डेरिवेटिव निकलेगा, और टोटल डेरिवेटिव हमारा कैसे निकलता है यही हमको देखना है। हम अब देखिए डेरिवेटिव और टोटल डेरिवेटिव में अंतर है। यहाँ पे हम पहले क्या हमने पढ़ा कि जब हमारा गॉफ बन रहा था, यहाँ नहीं, यहाँ देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है ना कि टोटल डेरिवेटिव। फाई का हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फाई डैश एफ ए कामा बी एफ एक्स, और एफ वाई का कर रहे हैं फाई डैश एफ ए कामा बी एफ वाई कर रहे हैं। ठीक, अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जब हम यहाँ पे आते हैं वही चीज़ आती है फाई डैश टी नॉट एफ एक्स एफ टी कामा जीटा। अब देखिए एक बार इधर का हुआ टी के रेस्पेक्ट में, फिर दूसरे में क्या हुआ जी डैश टी फाई वाई एफ टी नॉट जी टी नॉट, ये हो गया। अब इसको अगर यहाँ हम सिंपली आसानी से समझें, यहाँ शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो समझने में, ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ देखिए x इज इक्वल टू एफ टी, वाई इज इक्वल टू जी टी, जेड इज इक्वल टू एफ टी। ठीक, टोटल डेरिवेटिव जो हमको निकालना है, टोटल डेरिवेटिव हमें जेड जो है वो टी पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियस है, क्योंकि हमारा फंक्शन जो एफ है वो टी जी कैपिटल एफ है, एफ और जी पे डिपेंड कर रहा है, और एफ और जी टी पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारा ये हो गया। तो इसे हम लिखेंगे डेल जेड बाई डेल एक्स डी एक्स बाई डी टी, डेल जेड बाई डेल वाई डी वाई बाई डी टी, ये हमारा डी जेड बाई डी टी होगा। अब इस पे कई क्वेश्चंस भी हम दिखाएंगे आपको। अब ये हमारा देखिए संपूर्ण अवकलज, जिसे हम टोटल डेरिवेटिव बार बार बोल रहे हैं, इसका ये निकालना है। तो संपूर्ण अवकलज निकालने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि फलन हमारा दिया ज्ञात की, जहाँ x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। तो सबसे पहले हमें जो फंक्शन है उसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव अगर आप लोग समझ गए होंगे तो एफ एक्स वाई हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो आएगा 2x स्क्वायर वाई माइनस 2, 2x वाई माइनस 2, 2x वाई माइनस 2। वाई का जब निकालने जाएंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ गया, तो डेल जेड बाई डेल वाई आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3, और डेल जेड बाई डेल एक्स आ गया 2x वाई माइनस 2। अब डेल एक्स बाई डेल टी निकालेंगे, ये हमारा एक्स दिया हुआ, इसको हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 1 मिलेगा, डी वाई को करेंगे तो 2t मिलेगा। देखो 2t मिल गया, 1 मिल गया। इसको हमने पूरा सॉल्व किया तो हमें मिल गया
4t³ माइनस 12t² प्लस 14t-2, ये हमारा क्या मिला, टोटल डेरिवेटिव। ये कितना सिंपल है, बस हमें ध्यान यही रखना है कि z बाई डी जेड बाई डी टी अगर है तो इसको हम डेल जेड बाई, अब देखिए जेड एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा था, ठीक, जेड हमारा एक्स और वाई पर, और एक्स और वाई टी पे डिपेंड कर रहे हैं, तो पहले तो हम डी जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक्स हमारा टी पे डिपेंड करता है उसे हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे डी जेड बाई डी वाई और डी वाई बाई डी टी करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक। अब ये क्वेश्चन हमारा दिया है जेड इज इक्वल टू एक्स वाई का संपूर्ण अवकलज ज्ञात कीजिए, जहां एक्स इज इक्वल टू कॉस टी, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर दिया हुआ। अब संपूर्ण अवकलज हमें निकालने में जेड इज इक्वल टू एक्स वाई निकालना है, तो वही तरीका, क्या फार्मूला था, डी जेड बाई डी टी पूरा निकालना है, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई टी पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन हमारा एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स, तो डेल जेड बाई डेल एक्स तो निकालेंगे तो वाई मिलेगा, ठीक, और डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे तो मिलेगा माइनस साइन टी। ऐसे ही जब इधर हम निकालेंगे डी जेड बाई डी वाई निकालेंगे तो मिलेगा एक्स, और डी जेड बाई डी वाई हो गया, फिर डी वाई बाई डी टी निकालेंगे 2t मिलेगा। ये हमारा श्रृंखला नियम से हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया। अब ये समघात फलन, समघात फलन का मतलब ये होता है कि होमोजीनियस फंक्शन, ठीक, होमोजीनियस फंक्शन का कह सकते हैं कि अगर हमारा जो जितने भी हमारे चर यूज हो रहे हैं वो उनकी जो घात है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, तो पूरे फंक्शन में तो उसे हम चरघात बोलते हैं। यहाँ समझिए, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई का प्रत्येक पद एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई ना, है ना, प्रत्येक पद की घात क्या है, 1 है। यहाँ पे देखिए 2x² 3xy और वाई स्क्वायर, एक्स की घात 2 है, वाई की घात 2 है, बट यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा है दोनों की घात एक एक होके 2 हो गई, ठीक, तो प्रत्येक घात की 2 हो गई, ठीक। अब इसको अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं ऐसे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक्स को टी एक्स से और वाई को टी वाई से रिप्लेस करते हैं, एक्स को टी एक्स और वाई को टी वाई से, तो जैसे इसमें रखेंगे तो आएगा ए टी एक्स प्लस बी टी वाई, ए टी कॉमन ले लिया, अब टी की पावर जो होगी वो हमारी घात को डिनोट करेगी। अब जैसे इसमें रख के देख लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो 2t² x², अब यहाँ पे रखेंगे तो आएगा 2t² x² प्लस 3t, देखो टी एक्स टी वाई टी टी वाई आएगा तो t² आ जाएगा, यहाँ से पूरे से t² कॉमन हो गया, तो t की पावर क्या है 2, इसलिए द्वितीय घात का हमारा समघात द्वितीय घात का उदाहरण है, ठीक है। ऐसे ही हम इसका व्यापक रूप में हम लिखते हैं, अगर कोई पॉलिनोमियल बहुपद जिसे हम बोलते हैं एक्स वाई है, तो एक्स और वाई की जो पावर होंगी वो ऐड की जाएंगी, वही हमारी क्या होगी, यहाँ समीशन देखिए, समीशन ऑफ लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू एच, यही हमारा घात को बताएगा, ठीक, एक्स वाई के घात एच का सबसे अधिक व्यापक बहुपद, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुछ समघात के फलन है जिसे हमें पहचानना है ये समघात है या नहीं है। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू टेन वाई बाई एक्स, ठीक। अब टेन वाई बाई एक्स को अगर हम पहचानने के लिए देखें, हमने अभी कहा था एक्स को हम एक्स टी मान लें, वाई को वाई टी मान लें, अगर हम इसको रखेंगे तो दोनों टी टी कैंसिल हो जाएंगे, तो दैट इज टी की पावर 0, तो ये समघात तो है लेकिन इसकी घात 0 है, ठीक। अब एक्स को टी एक्स और वाई को टी वाई से रिप्लेस किया तो हमें क्या मिला, टी की पावर 0 एफ एक्स वाई, टी की पावर 0 हमने बताया था, टी की पावर 0 मतलब कि ये 0 घात का, ठीक, 0 घात का एक समघात फलन है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर x की पावर 4 3, y की पावर 4 1/3, अब x की पावर भी 4 है, y की पावर भी 4 है, तो इस हिसाब से तो ये समघात है, ठीक। लेकिन समघात तो पता है, लेकिन इसकी घात है क्या, समघात होने के साथ इसकी घात क्या है पता करने के लिए x को टी एक्स से और y को टी वाई से रिप्लेस करेंगे तो आएगा t की पावर 4 और t की पावर 4 कॉमन हो जाएगा, t की पावर 4 1/3, तो ये हो गया, देखिए t की पावर 4 हमने कॉमन ले लिया, 3 t की पावर 4 पूरा, तो ये हो गया t की पावर 4, तो जो इसकी घात आई वो आई 4/3, ये जो हमारा फंक्शन है ये समघात है और इसकी घात है 4/3। ऐसे ही अगला क्वेश्चन हमारा है एफ ऑफ टी एक्स माइनस टी वाई, अब इसमें भी हमने अगला क्वेश्चन ये देखिए साइन वाला था, यहाँ हमने एक्स को एक्स और वाई को टी वाई से रिप्लेस किया, जब ये हम इसको रिप्लेस करते हैं तो यही हमारा सेम ऐसे ही बन गया। अब यहाँ पे हमने टी क्यूब मिलेगा, देखिए t² टी क्यूब, नीचे से भी टी क्यूब कैंसिल हो गया 0 आई पावर, नीचे से भी कैंसिल हो गया 0 पावर आई, तो t की पावर 0 एफ एक्स वाई हमारा बन के आया, इसका मतलब इसकी भी घात हमारी क्या है 0 है। अगला फंक्शन हमारा ये देखिए दिया हुआ था, जो भी क्या फंक्शन दिया हुआ था एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी हम एक्स को टी एक्स और वाई को टी वाई से रिप्लेस करेंगे, तो देखिए यहाँ भी टी क्यूब मिलेगा, नीचे टी मिलेगा, कैंसिल होकर t² आएगा, t² आते ही हमारा इसका समघात जो हो जाएगा, समघात है लेकिन द्विघात का है,
ठीक, एक आयलर की थ्योरम ऐसे ही हमारे पास है। ठीक, आयलर की थ्योरम जो हमारा है वो मेन इस रिजल्ट पे डिपेंड करती है। ठीक, आयलर ने कहा कि आर स्क्वायर मतलब प्लेन, आर स्क्वायर दैट इज प्लेन का डी एक उपसमुच्चय है किसका, आर स्क्वायर का। अब आर स्क्वायर में हमारा एक हम ओपन डिस्क लेते हैं जिसे हम वृत्तिका चक्रिका चक्रिका बोलते हैं, ओपन डिस्क, जिसका सेंटर एक्स कमा वाई और रेडियस आर हो। ठीक, अब जैसे हमारा सिक्का है तो सिक्के की रेडियस हमने आर मान लिया, सेंटर हमारा कुछ हो गया, तो ये हमारा उसी तरह की ओपन डिस्क हो गई। फिर कहा कि हम एक्स वाई को जैसे मैंने टी से रिप्लेस करने को बोला, टी से रिप्लेस करो, टी से रिप्लेस किया। जो अभी हमने एच घात बताई थी, एक्स और वाई की जो घात होती है वो हमारी, तो उस इक्वेशन को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ से देखो हम इस सबसे आसान तरीके से आयलर प्रमेय को समझ सकते हैं कि इस तरह से हमारा कोई फंक्शन दिया हो। ठीक, एच का एक समघात होता है, मतलब कि जैसे अभी हमने समघात निकाले थे ना कि समघात 0 है, 4/3 है या 2/3 है, वो समघात होती है एच, एक्स और वाई के वेरिएबल को ऐड करके। तो यहाँ पे एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू एच जेड निकालना है उस समघात को, ये आयलर का संबंध है। ठीक है, ये हमारा कब के लिए है, प्रथम कोटि आंशिक जब डिफरेंशिएशन होता है उसके केस में आयलर का संबंध है। बट यही अगर द्वितीय कोटि का हो तो आएगा एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर n(n-1) और जेड। ठीक, समझ में आई बात। यहाँ पे क्या है कि आयलर प्रमेय हमारी यूज होती है प्रथम के लिए भी और द्वितीय कोटि के लिए। प्रथम के लिए सिंपल है, एफ एक्स वाई है, हम एफ का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे और वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। जिसका हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे उसको एक्स से मल्टीप्लाई, जिसको वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे उसको वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू एच जेड। अगर आयलर को सब सेटिस्फाई करेगा, एच हमारा हो गया इसकी समघात जो हमारी निकल के आएगी 2i 3i, ये न्यूमेरिक वैल्यू होगी 1 2 3 4 जो भी होगी वो हमारी एच की समघात, और जेड हमारा फंक्शन, वो फंक्शन हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक, यहाँ के केस में क्या है, हम इसको इसी फंक्शन को दो से दो बार करेंगे, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, डेल टू डेल बाई डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे। जब हम डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे तो वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जब डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालेंगे तो एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे 2xy से, और ये हमारा हो गया n(n-1) जेड। ठीक है, n(n-1) जेड, ये हमारा इसी तरह से। अब यहाँ पे n था, n अब n और h में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे h हमने डिनोट कर दिया है समघात को, यहाँ पे हम देखिए f घात n का एक समघात है। ओके, h यहाँ पे h को हम समघात बोल रहे हैं तो यहाँ पे n को समघात, वही नंबर 2 3 हो जाएगा, तो 2 है तो 2-1 मतलब 2 रहेगा। ठीक, अब इसी तरह से ये हमारा एक आयलर प्रमेय को कि संतुष्ट करना है, आयलर सत्यापन है। तो एक्स वाई अपान एक्स वाई है, यहाँ पे हम ओपन डिस्क ले लेते हैं, वही एफ एक्स वाई का हमारा एफ डी आर से परिभाषित करते हैं, एफ एक्स वाई एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 पे है। ठीक, ये हमारी एक ओपन डिस्क बना दी हमने कि एक हमारी रेडियस, जिसकी रेडियस हमने 1/2 पॉइंट ए कामा बी, और इसकी सेंटर हमने ए कामा, यहाँ पे सेंटर हमारा ए कामा बी हो गया, और इसकी रेडियस हो गई मिनिमम, ए और बी में जो भी मिनिमम होगी उसका हाफ कर देंगे, वो हमारी रेडियस आ जाएगी, ये हमारा रेडियस हो गया। फिर इसके बाद हमने एफ एक्स वाई को टी जैसे हमने रखना बताया था, टी स्क्वायर हमें टी मिला, मतलब कि इसकी समघात हो गई 1, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई के रेस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट किया, हो गया, जो भी हमारी वैल्यू वाई स्क्वायर अपन आई एक्स वाई ये आया। हमने कहा था एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट को एक्स से और वाई के रेस्पेक्ट में वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हमने एक्स और इसको वाई से मल्टीप्लाई करा दिया, वाई से मल्टीप्लाई करा दिया, तो जो भी वैल्यू हमारे पास आ गई वो एक्स वाई अपन एक्स वाई आ गई, और हमारा फंक्शन भी कुछ इसी टाइप से देखिए दिया हुआ था, तो ये हमारा फंक्शन को सेटिस्फाई कर गया। और इसी के साथ हमारा ये अगला एग्जाम्पल सेम ऐसे ही हम करेंगे, x को टी एक्स और y को टी वाई से रिप्लेस करेंगे, ये हमारा फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट एफ एक्स और एफ वाई निकालेंगे, एफ एक्स और एफ वाई निकाल के जब यहाँ पे देखिए हमारा समघात क्या आया था, जब हम निकालने गए थे यहाँ पे तो 0 मिला था। ठीक है, ये देखिए घात 0 का एक समघात है, तो घात 0 का समघात है इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। ओके, और इसी के साथ हमारा ये दूसरा एग्जाम्पल भी है, हम इस तरह सेट कर लेंगे, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अभी इसी हमारा थैंक यू।